Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi. I am your UGC at Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about single parent families. This is the topic of unit number 8, that is family studies. तो हमने पहले वाले सेशन में डिस्कस करा है कि टाइप्स ऑफ फैमिलीज कैसे होती है, कैसे हमने फैमिलीज को क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड रिलेशन, on the basis of their ancestors. Now today we are going to discuss about some टाइप ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिली, क्योंकि हमने क्या किया था पहले वाले सेशन में दो टाइप की फैमिली के बारे में पढ़ा था, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंगल पेरेंट फैमिली. तो एज द नेम सजेस्ट सिंगल पेरेंट फैमिली, तो सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब क्या होता है, जिसमें जो सिंगल पेरेंट होते हैं, चाहे मदर होता है चाहे वो फादर होता है वहाँ पे. तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज में आएगा फैमिलीज विद द चिल्ड्रन अंडर एज 18 हेडेड बाय अ पेरेंट who is widowed or divorced and not remarried or a parent who has never married. तो सिंगल पेरेंट में कौन आएंगे, या तो वो वाली औरतें जो विडो है या फिर डाइवोर्स्ड है या फिर जिन्होंने शादी नहीं करी है या फिर कोई भी कभी शादी हुई नहीं है. तो यहाँ पर क्या है, जब हम सिंगल पेरेंट की बात करते हैं तो उसके कारण क्या है, कैसे कोई सिंगल पेरेंट है, या तो उनका डाइवोर्स हो गया है या ब्रेकअप हुआ है. एब्डॉनमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी घर छोड़ के चला जाता है, दैट इज एब्डॉनमेंट. डेथ हो गई है किसी की, या फिर वहां पर उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, शादी नहीं करी हुई, सिर्फ एक बेबी अडॉप्ट किया हुआ है. तो ये सारे होता है सिंगल पेरेंट के रीजन. अब यहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि सिंगल पेरेंट फैमिली में देखने को मिलती है. वो क्या है, फर्स्ट जो है वर्क लाइफ चैलेंजेस. अब यहाँ पे क्या है, अगर सिंगल पेरेंट फैमिली है, तो वहाँ पे क्या है, लाइफ चैलेंजेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है. तो यहाँ पे जो सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, तो वहाँ चैलेंजेस कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगी वुमेन या फिर मैन. तो उनको फैमिली को चलाना, उनको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट फेज में उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे वर्क लाइफ चैलेंजेस आ गया. नेक्स्ट है गिल्ट, ब्लेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यहाँ पे गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं प्रॉब्लम्स में. मोस्ट सिंगल मदर्स आर अटरली सिक ऑफ मदरहुड एंड गिल्ट, रिहोटोरिक स्पेशली वर्किंग सिंगल मदर्स. अब जो सिंगल मदर्स हैं वो क्या होता है, यहाँ पर उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, क्योंकि वो सिंगल मदर है तो उनको पूरे घर संभालने की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है और अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है. जब सिंगल पेरेंट होते हैं तो कुछ इमोशनल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, इमोशनल चैलेंजेस में यहाँ पर जो है जैसे मान लो कोई भी अगर उनका हस्बैंड नहीं है तो वो बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर पाती. तो इस केस में क्या है, इमोशनल और आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं. फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाता है, अगर सिंगल पेरेंट है, एक ही कमाने वाला है, तो बच्चों को पालना, बड़ा करना, उनकी एजुकेशन पे पैसा लगाना, तो ये सब किस में आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेन में. तो यहाँ पर क्या है, अगर सिंगल पेरेंट फैमिली है या कोई सिंगल पेरेंट है तो उस केस में क्या होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेन आना बहुत ही जायज़ है. लिमिटेड टाइम एंड फटीग, यहाँ पर क्या है, सिंगल पेरेंट है तो वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, वो कमा रहे हैं. तो जब वो कमाने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कमाने से उनके पास बच्चों के लिए टाइम निकालना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. अब जब टाइम नहीं निकालेंगे, पूरा दिन वर्क करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, फटीगनेस भी आएगी, थकान भी होगी, बच्चों के लिए टाइम नहीं निकलेगा, वो उतना कनेक्शन बच्चों के साथ नहीं बन पाएगा. तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है विच अकर इन सिंगल पेरेंट टाइप फैमिली. अब नाउ देर आर सम सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें एक डाइवोर्स्ड पेरेंट भी हो सकता है, एक विडो पेरेंट भी हो सकता है, या फिर कोई सिंगल पेरेंट जिसने शादी नहीं करी कभी और वो क्या है, बेबी को अडॉप्ट करके रह रहा है, तो वो भी एक सिंगल पेरेंट फैमिली होती है. यहाँ पे क्या है, नॉन मैरिड पर्सन जिन्होंने शादी नहीं करी है लेकिन फिर भी साथ रह रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, सेम रेजिडेंस में रहते हुए भी क्या है, वो सिंगल पेरेंट वहां पर अपने आप को चूज कर लेते हैं. अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लेंडेड फैमिली. ब्लेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, जब सब लोग साथ में इकट्ठे मिलके रहते हैं. A step family is the family one acquired when a parent enters a new marriage, whether the parent was widow or divorced. चाहे वो पेरेंट विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, तो एक स्टेप फैमिली होती है जब अगर कोई शादी
या तो कोई डाइवोर्स ले लेता है या कोई औरत विडो हो जाती है, तो उसके बाद जो शादी करते हैं, उसके बाद जो शादी की फैमिली बनती है, दैट फैमिली इज नोन एज ब्लेंडेड family. For example, if one father's die and one's mother marries another man, the new man is one stepfather and vice versa. तो blended family में step family जो होती है वो include की जाती है. Now next family is extended family. Extended family का मतलब क्या है? यहाँ पर extended family may be crammed into a single house or it may occupy a cluster of house within an extended family. Extended family जो है वो पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा होती थी, जहाँ पर सब लोग इकट्ठा मिलके रहते थे. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स रह रहे हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के भाई रह रहे हैं, उन भाई की फैमिली रह रही है, तो ये सब क्या होता है? एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें एक लार्ज ग्रुप जो है वो इकट्ठा मिलके रहता है. तो स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली में क्या आएगा? ओल्ड मैन, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके सन्स वाइफ एंड द सन चिल्ड्रन, मतलब पोता पोती, उनके जो शादी हो गई उनकी फैमिली, तो ये सब क्या है? स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली. लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली में क्या है? ओल्ड मैन, उनकी बीवी, उनके अनमैरिड चिल्ड्रन एंड मैरिड वंस, ये सब इकट्ठा रहते हैं, उनके बच्चों की वाइफ और जितने भी उनके अनमैरिड चिल्ड्रन है वो. तो ये सब होता है आपका यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली के टाइप्स, स्मॉल एंड लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली. नाउ नेक्स्ट फैमिली इज मॉडर्न फैमिली. मॉडर्न फैमिली में क्या है? जहाँ पर कुछ ऐसे एस्पेक्ट यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, लीगल, कल्चर, साइंटिफिक, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं? कुछ से मतलब चेंज हो जाते हैं. ये आपका सब फैमिलीज में कॉमन नहीं रहते. तो इस तरह की फैमिलीज होती है मॉडर्न फैमिली. Now next family, now coming to the marriage part, this is the main important topic जहाँ से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ पे अब हम मैरिज की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप की मैरिजेस जो है वो देखने को मिलती है. फर्स्ट मैरिज, पहले ये टर्म समझ लीजिए, इन टर्म्स का क्या मतलब होता है. फर्स्ट जो है कोहैबिटेशन. कोहैबिटेशन का मतलब होता है द इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी रिलेशनशिप विदाउट लीगल सेक्शन. अगर शादी नहीं हुई है, विदाउट मतलब इलीगल तरीके से इमोशनल और फिजिकली अटैच होना इज कॉल्ड कोहैबिटेशन. कोर्टशिप का मतलब क्या होता है? जो डेटिंग पीरियड होता है ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज. जब एंगेजमेंट हो जाती है तो वहां पे जो पीरियड होता है बिटवीन द एंगेजमेंट एंड मैरिज, दैट टर्म इज नोन एज कोर्टशिप. कमिटमेंट मीन्स कोहैबिटेशन एंड मैरिज दोनों का डिफरेंस, जिसमें शादी हो जाती है, कमिटमेंट्स हो जाते हैं. तो ये तीन टर्म्स है विच आर रिलेटेड टू द मैरिज. नाउ देयर आर सम टाइप ऑफ मैरिज. हम इसमें मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे टाइप की मैरिज होती है. यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप मैरिज है इसको बोलते हैं मोनोगमी. मोनोगमी का मतलब क्या होता है? वन रिलेशनशिप ओनली विद द वन पार्टनर. मतलब यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ रहेगा एट अ टाइम. वन टाइम में क्या है? आपको एक ही टाइम पे एक ही पार्टनर के साथ रहना है. जैसे हिंदू लोगों में क्या होता है? वन पार्टनर, एक ही पार्टनर जिससे शादी होती है. तो ऐसे टाइप के उस मैरिज को बोलते हैं मोनोगमी. इसमें क्या है? Among the Hindus until the passing of Hindu Marriage Act of 1955, हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? 1955 में आया था. ए हिंदू मैन was permitted to marry more than one woman at a time. पहले के टाइम में क्या होता था? बहुत सारी शादियां हो जाती थी जब तक हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था. तो पहले उस केस में क्या होता था? यहाँ पर एक से ज्यादा शादी करना अलाउड था. लेकिन जब से हिंदू मैरिज एक्ट आया है, लेकिन उसके बाद क्या है? सिर्फ मोनोगमी और पॉलीगमी में क्या हो गया? डिफरेंस आ गया. अब यहाँ पे क्या है? मोनोगमी का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओनली वन हस्बैंड और वाइफ एट अ टाइम. एक टाइम पे एक ही हस्बैंड या फिर वाइफ. तो ऐसे टाइप के ग्रुप को बोलते हैं मोनोगमी. पॉलीगमी को मतलब क्या होता है? वन पर्सन कैन हैव मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम. मतलब एक से ज्यादा शादियां वहां पर कर सकते हैं. तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं पॉलीगमी. अब पॉलीगमी जो है यहाँ पर ये कुछ सोसाइटी में इलीगल माना जाता है. जैसे अपने हिंदू में क्या है? यहाँ पर एक टाइम पे एक ही शादी कर सकते हैं. वहां पर हिंदू के केस में क्या है? इसको इलीगल माना जाता है. लेकिन काफी सारी सोसाइटीज अभी ऐसी हैं जहां पर पॉलीगमी फॉलो होता है. Polygamy once a popular form of marriage in the past, but now it is losing its relevance. पहले के टाइम में ये होता था लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है.
बायगेमी का मतलब क्या है? बायगेमी इज द एक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू अ मैरिज विद वन पर्सन व्हाइल स्टिल लीगली मैरिड टू द अनदर। मतलब एक जो महिला है वो पहले किसी से शादीशुदा है, शी इज मैरिड, और उसके बाद भी वो दूसरी शादी कर लेती है, दैट टर्म इज नोन एज बायगेमी। नाउ ग्रुप मैरिज, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप मैरिज, सर्कल मैरिज, ग्रुप में शादियां होती है, that type of marriage is known as group marriage. It is a form of polygamous marriage in which more than one man and more than one woman form a family unit. सब क्या है, एक इकट्ठा होकर family unit बना लेते हैं, and all members of the marriage share parental responsibility for any children arising from the marriage. मतलब ग्रुप में शादियां होती है, इकट्ठी शादियां होती है, इस तरह की शादी को बोलते हैं ग्रुप मैरिज। नाउ लेविरेट मैरिज। लेविरेट मैरिज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब यहाँ पर जब यहाँ पर सपोज करो किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसकी जो वाइफ होती है उसकी शादी हस्बैंड के भाई से करवा दी जाती है, दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज लेविरेट मैरिज। नाउ लेविरेट मैरिज का मतलब क्या है, मैरिज विद ब्रदर इन लॉ, मतलब जो उसका ब्रदर इन लॉ है उससे शादी करवा दी जाती है। लेविरेट मैरिज इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच द ब्रदर ऑफ अ डिक्रीज्ड मैन, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, इज ऑब्लाइज्ड टू मैरी हिज ब्रदर्स विडो। जो यहाँ पर विडो है उसको फोर्स किया जाता है कि वो किससे शादी कर ले, उसके भाई से ही शादी कर ले, तो दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज लेविरेट मैरिज। लेविरेट मैरिज यहाँ पर आज भी किसी किसी एरियाज में फॉलो की जाती है इंडिया में। हर तरह की शादियां जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब अपने रिचुअल्स के हिसाब से करते हैं, अलग अलग तरह की सब जगह शादियां होती है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी, रिलीजन, और आपकी सोसाइटी में रह रही हो तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। नाउ विडो मैरिज, सिक्स्थ मैरिज इज विडो मैरिज। यहाँ पे किसी के हस्बैंड की डेथ होने के बाद जब वो शादी कर लेती हैं उनकी वाइफ, तो दैट मैरिज इज नोन एज विडो मैरिज। घोस्ट मैरिज कौन सी होती है, जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी शादी किससे करवा दी, उनके ब्रदर इन लॉ से, मतलब जो हस्बैंड था उसके भाई से उनकी शादी करा दी। बट जो उनके बच्चे होंगे उन बच्चों पे नाम किसका होगा, जिनकी डेथ हो गई उनका नाम होगा, जिससे शादी हुई उनका कोई नाम नहीं होगा। बच्चों का जो नाम होता है फादर्स नेम, वो कौन सा होता है, जिनकी डेथ हो चुकी है उन्हीं का नाम उन चलता है। तो इस तरह की मैरिज को बोला जाता है गोस्ट मैरिज। नेक्स्ट जो मैरिज है उसको बोलते हैं विमेन टू विमेन मैरिज, मतलब जब विमेन विमेन शादी कर लेती है, एक हस्बैंड बन जाता है उसमें, और वो क्या करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ हस्बैंड कैरी आउट करती है, तो दिस टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज विमेन टू विमेन मैरिज। नाउ चाइल्ड टू चाइल्ड मैरिज, अगर 18 साल से नीचे के बच्चे, अंडर 18 में कोई शादी हो जाती है जिसको हम बाल विवाह बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज चाइल्ड टू चाइल्ड मैरिज। नाउ पॉन मैरिज का मतलब क्या है, यहाँ पर जब पहले के टाइम में होता था कि जो किसान लोग होते थे वो लोन ले लेते थे बट वो चुका नहीं पाते थे, या फिर किसी बड़े उससे क्या करते थे, पैसे ले लेते थे और उसको पूरा नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, अपनी लड़की की शादी अपनी लड़की को दे देते थे, और उस लड़की को शादी करा देते थे एज अ क्रेडिटर, मतलब उसको पे कर देते थे। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज सिचुएशन वेयर मेन मैन कैन नॉट रेडली पे हिज क्रेडिटर मे गिव आउट हिज डॉटर एज पेमेंट फॉर द डेब्ट ऑन्ड। मतलब यहाँ पे क्या है, अपनी लड़की को क्या करते थे, दे देते थे, जब वो अपना अपना जो वो पे है वो नहीं कर पाते थे तो अपनी बेटी को दे देते थे, उसकी शादी करवा देते थे, दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज पॉन मैरिज। ये पहले के टाइम में बहुत प्रैक्टिस होती थी, जैसे किसान लोग हैं वो भी इसको फॉलो कभी पहले करते थे। गिफ्ट और चैरिटी मैरिज, गिफ्ट और चैरिटी मैरिज का मतलब क्या है, एज अ चैरिटी अपनी डॉटर को देना, एज अ चैरिटी अपनी डॉटर की शादी कराना, किसी क्लोज रिलेटिव में, मान लो मेरे पापा के कोई फ्रेंड है, उनका बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है, तो अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट एज अ चैरिटी उनको देते थे, उनकी शादी कराई जाती थी, दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज गिफ्ट और चैरिटी मैरिज। नाउ 12th टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज इज गिफ्ट वाइफ कैप्चर्ड और इलोपमेंट।
इसका मतलब होता है एलोपमेंट का मतलब भाग कर शादी करना। जब लड़की के घर वाले एग्री नहीं करते तो लड़की लड़के के साथ भाग जाती है, शादी कर लेते हैं। दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज वाइफ कैप्चर्ड और एलोपमेंट। नेक्स्ट, क्रॉस कजन एंड पैरेलल कजन मैरिज। क्रॉस कजन मैरिज का मतलब क्या होता है, जैसे ये जनरली मुस्लिम उसमें फॉलो किया जाता है, भाई बहन में शादी हो जाती है, कजन्स में शादी हो जाती है, दैट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज क्रॉस कजन मैरिज। बट यहाँ पर अगर मैं पैरेलल कजन मैरिज की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके बच्चों से जब शादी करवा दी जाती है आपस में, तो उस टाइप की मैरिज को बोलते हैं पैरेलल कजन मैरिज। नाउ लास्ट टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज सेरोरेट एंड सेरोरल पॉलीगनी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब हमने लेविरेट मैरिज पढ़ी थी, जब हमने लेविरेट मैरिज पढ़ी थी, तो इसमें क्या था, मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ की शादी किससे हो जाती है, ब्रदर इन लॉ से। इस केस में ऑपोजिट होता है, अगर किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की शादी किससे हो जाती है, उनकी वाइफ की बहन से। तो दिस टाइप ऑफ मैरिज इज नोन एज सेरोरेट एंड सेरोरल पॉलीगनी। नाउ कमिंग टू द किनशिप। किनशिप का मतलब क्या होता है, जो हमारा फैमिली बॉन्ड होता है आपस में, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, दैट इज नोन एज किनशिप। मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली में आपस में किस तरह का बॉन्ड है, हस्बैंड वाइफ का कैसा बॉन्ड है, उनके बच्चों का कैसा बॉन्ड है, उनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड है, तो ये सारा होता है किनशिप। किनशिप में सब इंक्लूड होते हैं, फैमिली वाले, सबका बॉन्ड कैसा है, सब सोशल इंटरेक्शन कैसा कर रहे हैं, आपस में किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, उनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो कैसा है। तो दिस टाइप ऑफ दिस इज नोन एज किनशिप। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ किनशिप, एफिनियल किनशिप एंड कॉन्सिजेनियस किनशिप। जहां भी कॉन्सिजेनियस टर्म आपको देखने को मिलती है, इट मीन्स ब्लड रिलेशन। जो ब्लड रिलेशन होता है दैट इज नोन एज कॉन्सिजेनियस, जो बाय ब्लड होता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ किनशिप इज नोन एज एफिनियल किनशिप। एफिनियल किनशिप का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन मैरीज ही एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप नॉट ओनली विद द गर्ल whom he married but also with the number of the other family in the girl family। जब कोई शादी करता है, सपोज कोई हस्बैंड है, कोई लड़का शादी कर रहा है, तो उनका रिलेशन सिर्फ अपने घर वालों से नहीं होता, जबकि लड़की के घर वालों से भी बन जाता है। तो ये सारा फैक्टर होता है किनशिप का, मतलब एक से रिलेशनशिप नहीं होके लड़की की जो फैमिली है उनके रिलेटिव से भी क्या है, उस लड़के का रिलेशन बन जाता है। दैट टाइप ऑफ किनशिप इज नोन एज एफिनियल किनशिप। नाउ नेक्स्ट जो है कंसेजेनियस किनशिप का मतलब क्या होता है, दैट आर रिलेटेड थ्रू द ब्लड। मतलब यहाँ पर पेरेंट्स, उनके चिल्ड्रन, उन पेरेंट्स की पूरी फैमिली, उनके सिबलिंग्स, इन सब का जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज कंसेजेनियस किनशिप। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ किनशिप। अब यहाँ पे प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी किन्स होते हैं, तो इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी किन्स का मतलब होता है फादर सन सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ। ये क्या हो गए प्राइमरी किन्स, मतलब उनका जो आपस में रिलेशन हो गया, जैसे हस्बैंड वाइफ का, सिस्टर ब्रदर का, फादर सन का, तो ये सारे होते हैं प्राइमरी किन्स। एंड सेकेंडरी किन्स क्या होते हैं, जैसे मेरे पापा के भाई, मतलब जो मेरे अंकल हुए, दैट इज माय सेकेंडरी किन। तो सेकेंडरी किन्स कौन हो गए, दे आर प्राइमरी किन ऑफ प्राइमरी किन्स। तो दिस टाइप ऑफ किन्स आर नोन एज सेकेंडरी किन्स। नाउ टॉकिंग अबाउट टर्शरी किन्स। टर्शरी किन्स का मतलब क्या हो गया, मेरा ब्रदर मेरा क्या लगेगा, सेकेंडरी किन, बट मेरी ब्रदर की जो वाइफ है उनकी फैमिली मेरी क्या लगेगी, टर्शरी किन्स। तो इस टाइप के किन्स को बोलते हैं टर्शरी किन्स, मीन्स द सेकेंडरी किन ऑफ आवर primary kin. For example, the brother-in-law of my brother is my tertiary kin because the brother is my primary kin and his brother-in-law is the secondary kin of my brother. तो प्राइमरी और सेकेंडरी किन्स का जो होता है दैट इज टर्शरी किन्स। नाउ टॉकिंग अबाउट डेसेंट सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये भी एक किन सिस्टम की तरह होता है। यहाँ पे जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उन एंसेस्टर्स के साथ हमारा कैसा ब्लड रिलेशन है, कैसे मैरिज है, तो ओवरऑल ये क्या बताता है, इट ओवरऑल डिटरमाइंस एंसेस्ट्री एंड पर्सनल फैमिलीज टाई। तो ये भी क्या है, एक तरह का किनशिप है। अब यहाँ पे कुछ टाइप है डेस्केंट सिस्टम की, पेट्रीलिनियर और पेट्रीक्लैन। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मतलब चॉइस होती है बच्चा किसके पास रहेगा। अगर बच्चा चूज करता है फादर के ग्रुप पे रहना, फादर के साथ रहना, तो उसको हम बोलते हैं पेट्रीलिनियर।
अगर जो बच्चा डिसाइड करता है मदर के साथ रहना तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिलिनियल या फिर मैट्रिक्लैन डेसेंट। अब डबल डेसेंट में क्या है, चॉइस होती है कि वो किसी के साथ भी रह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इन द सिस्टम ऑफ डबल यूनिलिनियल डेसेंट सोसाइटी रिकॉग्नाइज बोथ द पैट्रिलिनियज एंड द मैट्रिलिनियज बट असाइन टू ईच अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर क्या है, डिपेंड करता है उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज डेस्केंट सिस्टम। नाउ दिस इज द स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ। एक फैमिली में कैसे कैसे स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन। नाउ प्रोक्रिएशन फैमिली, ऐसी फैमिली जिसमें चिल्ड्रन जो एज है वो 0 to 2.5 ईयर्स के जो बच्चे रहते हैं उस फैमिली को बोलते हैं प्रोक्रिएशन फैमिली। जिसमें चिल्ड्रन की एज 2.5 to 6 होती है, दैट इज प्री स्कूलर फैमिली। चिल्ड्रन एज 6 to 13 दैट इज स्कूल एज फैमिली। 13 to 20 जिसमें रहते हैं दैट इज टीनेज फैमिली। एंड चिल्ड्रन बिगिन टू लीव होम, जब वो पढ़ने के लिए या फिर शादी करके घर से चले जाते हैं, दैट इज नोन एज लॉन्चिंग फैमिली। एम्प्टी नेस्ट फैमिली, जब एडल्ट्स चले जाते हैं घर से बाहर पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी रीजन से, तो दैट टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज एम्प्टी नेस्ट फैमिली। नाउ कमिंग टू द फैमिली लाइफ कोर्स। फैमिली लाइफ कोर्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ फैमिली दैट सीज द प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स एज फ्लूइड रादर देन अकरिंग इन स्ट्रिक्ट स्टेज। मतलब आपकी कैसी जर्नी रही है, कैसे आपने इंटरेक्शन किया है, कैसे आपने फैमिली बनाई है, कैसा आप वर्क करते हो, कैसी आपकी एजुकेशन है। तो दैट टाइप ऑफ फैमिली, दैट टाइप ऑफ कोर्स इज नोन एज फैमिली लाइफ कोर्स। नाउ फैमिली लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी फैमिली में रह रहे हो फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल योर रिटायरमेंट ईयर्स, किस तरह का आपने फेजेस देखे हुए हैं, कैसे अपनी लाइफ को फेस किया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ साइकिल इज नोन एज फैमिली साइकिल। मतलब चाइल्डहुड टिल योर रिटायरमेंट ईयर्स, जो पूरा आपका फेज होता है एक फैमिली में, that type of family is known as family life cycle. Now there are some stages of family life cycle. पहले इंडिपेंडेंसी होती है, फिर कपलिंग और मैरिज, देन पेरेंटिंग, देन लॉन्चिंग एंड देन रिटायरमेंट और सीनियर ईयर्स। तो ये सारी स्टेजेस होती हैं एक फैमिली लाइफ साइकिल की। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लूइड मॉडर्निटी। फ्लूइड मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है, एक फ्लूइड की, जैसे आप फैमिली में रह रहे हो तो आपने क्या क्या फेज देखे हैं, एक फ्लूइड की तरह क्या क्या, फ्लूइड की तरह क्या है, कांस्टेंट मूव करता रहता है। पहले इंडिपेंडेंसी, फिर मैरिज, फिर पेरेंटिंग। तो ये सारा क्या है, एक फ्लूइड की तरह जो है वो मूव कर रहा है एक सोसाइटी में, एक आपकी फैमिली में। तो ऐसी कंडीशन जिसमें फ्लूइड की तरह जो है एकदम टाइम रुकता नहीं है, वो क्या है, सिर्फ मूव करता रहता है। नए नए आपके यहाँ पे रिलेशनशिप बनते हैं, आपकी आइडेंटिटीज बनती है, आपका यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन कैसा है, सोसाइटी आपने कैसी चूज कर रखी है। तो दिस टाइप ऑफ मॉडर्निटी इज नोन एज फ्लूइड मॉडर्निटी। सो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली स्टडीज। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस के बारे में डिस्कस किया है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड आपको ऐसे ही जो फैमिली स्टडी है वहाँ से जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नेट के एग्जाम में, उसमें जनरली टाइप ऑफ मैरिज से क्वेश्चन आता है, पेरेंटिंग स्टाइल पे आता है। और यहाँ पर अगर आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, जो टर्म्स मैंने आपको पहले वाले सेशन में कराई है, आप उसमें वो टर्म्स जो है वो जाकर देख सकते हो, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको PYQs में सारे डिस्कस कर लूंगी। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।